चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 8 है, बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बन गई है। टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक चालू है। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का डिटेल हम आपके सामने है भाई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करने का, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, और ये बेसिकली जो रीवैल्यूड होता है, रियलाइज्ड वैल्यू आप बोल सकते हो होता है, इसका यूज हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी दूसरा वैल्यू देके रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देके रखा है 15%, जिसका यूज हम लोग करेंगे यील्ड मेथड में। फॉर्मूला अगर याद होगा, स्टेप अगर ध्यान में होगा तो। प्रॉफिट देके रखा है 3 साल का, तो प्रॉफिट का भी यूज कहाँ होता है? यील्ड वैल्यू में हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वॉज सेम ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, सेम ही है। यूज सिंपल एवरेज। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड मेथड, दोनों मेथड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक से स्टार्ट करने का मेथड नंबर 1 हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब इसमें आपको स्टेप क्या सिखाया गया है? स्टेप ये है, ऑल असेट्स रियलाइज, जितने भी असेट्स के न्यू वैल्यू है वो कॉपी करना। अगर न्यू वैल्यू नहीं है तो बैलेंस शीट से बुक वैल्यू कॉपी कर लेना है। स्टार्ट करते हैं पहले न्यू वैल्यू से। कौन कौन सा दिया? गुडविल, गुडविल देके रखा है 3,60,000। कैलसी ले लो, इसी टाइम ऐड भी करते रहना। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, न्यू वैल्यू ध्यान रखो कितना दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है? 6,08,000। नेक्स्ट आ जाओ, इक्विपमेंट कितना दिया है? 2,40,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी न्यू वैल्यू है तो इन्वेस्टमेंट लिखो। 1,59,000। अब इसके बाद रिमेनिंग किसी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट से कॉपी कर लेंगे। मतलब जो भी वहाँ पे दिया है, गुडविल हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, इक्विपमेंट हो चुका है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो गया, बचा क्या? स्टॉक है। स्टॉक बैलेंस शीट का कितना अमाउंट है बता दो? 4,65,000। 4,65,000। इसी टाइम ऐड भी करते रहो इनको। नेक्स्ट आ जाओ, बिल्स रिसीवेबल हमारा दिया है 3,20,000। 3,20,000। नेक्स्ट आ जाओ, बैंक एंड कैश 60,000। एंड कैश बैलेंस कितना दिया है? 60,000। एंड लास्ट आपका क्या दिया भाई? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे के रखा है, जो कि हमारा फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है, तो उसको नहीं रिकॉर्ड करना है। एंड इसका टोटल अब ले लो, टोटल असेट्स रियलाइज। 22,14,000। टोटल असेट्स कितना आया? 22,14,000। 14 22,14,000। लेस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटी, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी को देखते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर है, दो लो है। करंट लायबिलिटी 1,84,000। एंड डिबेंचर। करंट लायबिलिटी 184, डिबेंचर देके रखा 2 लाख, टोटल हो गया 384। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल असेट से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस किया तो मिलता है हमें अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। क्या मिलेगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। चलिए 22,14,000 से माइनस कर दो 18,30,000। क्लियर है क्या?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वॉज सेम ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। बोला 3 साल से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेम है, मतलब यहाँ पे प्रीमियम वगैरह की कोई बात नहीं करे, जो वैल्यू रहेगा वही कॉपी कर लेना। एंड ऊपर जब आप जाओगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दे के रखा है 3 लाख, तो माइनस कर दो, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, तो कितना आया 15। इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला जाएगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, डिवाइड बाई, अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर किसका लेना है, इक्विटी शेयर। कितना दिया है इक्विटी शेयर, बैलेंस शीट में देखो कितना दिया, क्लियर मेंशन भी है 60,000, तो डिवाइड बाय 60,000 कर दूं, कितना पर शेयर है, ये जो आंसर आएगा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है पर शेयर का 25.5, ये फाइनल आंसर है। तो फॉर्मेट कॉन्सेप्ट इंट्रिंसिक का समझ में आ रहा है। जितने भी एसेट्स है रियलाइज कर दो, अगर न्यू वैल्यू आई है तो न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करना, नहीं है तो बुक वैल्यू से कॉपी करना। ध्यान रखना फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर कर देना, लेस करना एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल में ध्यान रखना इक्विटी को छोड़ देना, प्रेफरेंस को छोड़ देना, एंड जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है उनको छोड़ के बाकी सबको लिख देने का। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म भी आएंगे, कोई डाउट नहीं सोचना कि डिबेंचर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, बैंक लोन होता है वो भी आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जितने भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस है, मतलब इक्विटी शेयर छोड़ देना, प्रेफरेंस छोड़ना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, इनको छोड़ देना है। माइनस करोगे तो अमाउंट आएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, क्योंकि अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस करना बाकी है, देन माइनस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमारा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड कर दूंगा इक्विटी शेयर के नंबर से, तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया कौन सा मेथड, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब आते हैं यील्ड वैल्यू मेथड पे, सेकेंड मेथड, ये 15 मार्क्स का है, तो ध्यान रखना दोनों मेथड चलेंगे, और लास्ट में वैसे भी बोला है कि यील्ड वैल्यू मेथड, और दोनों मेथड आपको एग्जाम में आएंगे भी। यील्ड वैल्यू मेथड के 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में इसको ध्यान रखना। चले यील्ड वैल्यू मेथड में सबसे पहला हम लोग पहला स्टेप जो फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना स्टेप वो नंबर 1, इसमें 3 स्टेप बेसिकली चलता है, 3 स्टेप चलेगा। क्लियर है कि नहीं। पहला स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं FMP करके लिखा जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, सर अलग अलग नाम कैसे चल रहा है, भाई कोई भी नाम आप लिख दो राइट ही माना जाएगा, गलत नहीं होता बच्चा। FMP इसी को बोला जाता है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं भाई आपने एडजस्ट किया है तो इसको लिखा जाता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी बोला जाता है, और पूरा सेटल करने के बाद जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी लिखा जाता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, राइट ही माना जाएगा। बट यहाँ पे पहले एवरेज करना पड़ेगा। 3 साल का प्रॉफिट दिया, पहले साल का प्रॉफिट कितना 2,54,400। चलिए सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना, डिवाइड बाय 3 कर देना, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट उसको एवरेज करना मतलब डिवाइड बाय 3। 2 साल का प्रॉफिट 2 साल का ऐड करना डिवाइड बाय 2, 4 साल का रहेगा तो डिवाइड बाय 4, तो इसको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, 8,82,000 डिवाइड बाय 3 कर दो, क्लियर है क्या यहाँ तक। ये ध्यान रखना इसमें से ये पहले से ही बोला है कि भाई आफ्टर टैक्स है, क्लियर है क्या, ये ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना। अगर बिफोर टैक्स होता तो टैक्स पहले माइनस होगा, क्लियर है कि नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व होगा, बट लाइन में कहीं भी सब में कहीं भी ट्रांसफर टू रिजर्व की बातें नहीं किया। ध्यान रखना 3 चीजें माइनस होती हैं, अगर बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व है तो उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व होगा, एंड लास्ट हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। तो बैलेंस शीट में जाओ 8% प्रेफरेंस शेयर दे के रखा है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है लास्ट, कौन सा माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस
डिविडेंड माइनस कर दो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन किस पे होगा, 3 लाख कितना आया 24,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके रखा 3 लाख इंटू 8% कर देना 24 माइनस कर दो 2,70,000। अब इसी का आपके टॉपिक में 3 नाम दिया गया, 2 तो मैं सामने ही लिख चुका हूँ भाई, 2 में से कोई भी नाम, और इसी को बहुत सारे सम में बोला जाता है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तीनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, राइट ही माना जाएगा, ध्यान रखना कन्फ्यूजन में नहीं आना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं भाई, कितना रिटर्न मैं कमा रहा हूँ, कितना परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में रहेगा। अब ये निकलेगा कैसे, अब ये 270 को तीनों में से कोई भी एक नाम लिख दो आप, तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट वाला भाई FMP, अपॉन में पेड अप इक्विटी कैपिटल, परसेंटेज फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब रहेगा 100 मल्टीप्लाई, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना कमा रहे हो भाई, 2,70,000 कमाया। कितना कैपिटल लगाने के बाद कमा रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना दिया बच्चा, 6 लाख। चलिए परसेंटेज निकाल लो इसका, कितना 45% आया आपका। लास्ट आपका आ रहा है थर्ड स्टेप, यील्ड वैल्यू पर शेयर, यील्ड वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला क्या है जो अभी आपने फाइंड आउट किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप पर शेयर। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड आता है पर शेयर लिया जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपने कितना फाइंड आउट किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 45% अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था 15% इनटू पेड अप पर शेयर। इक्विटी शेयर का देखना पेड अप पर शेयर कितना था वहाँ पे 10। चलिए तो फाइंड आउट कर लो, तो इसका आंसर मिला 30 पर शेयर। क्लियर है? इन शॉर्ट अगर समरी की बात करो, कंक्लूजन की बात करो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ये सिखाता है असेट्स जितने भी रियलाइज हुए न्यू वैल्यू लिखो, नहीं रियलाइज हुआ तो बुक वैल्यू लिखो, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल में कौन सा छोड़ना है, सीधा सा याद रख लेना, इक्विटी छोड़ देना, प्रेफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस में जो चीज़ें आती है वो छोड़ देना। असेट को जब रिकॉर्ड करोगे तो ध्यान रखना फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर करना, और वो याद कर लेना कौन कौन से हमारे फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूर एक फिक्टिशियस असेट्स को रखा जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे एक्सटर्नल में मैंने क्या बताया, किसको छोड़ना, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ना। बाकी लिखने का जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस करना बाकी है। प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दोगे मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दूंगा तो मिल जाएगा आंसर वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक मेथड ये सिखा रहा है। जब आप यील्ड वैल्यू पे आते हो तो ये प्रॉफिट बेस पे चलता है, भाई प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, तो पहले आपको निकालना पड़ता है एफएमपी, बोले तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसी का दूसरा नाम है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इसी का तीसरा नाम है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो लास्ट में आंसर आता है हमारा। तो पहले तो आप इसको एवरेज कर दो, इसको एवरेज करने का एवरेज कैसा है, जितने साल का प्रॉफिट है लिख दो, डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर। अगर तीन चीजें माइनस होती हैं, बिफोर टैक्स रहेगा तो टैक्स माइनस कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व मेंशन होगा तो ट्रांसफर टू रिजर्व उसके बाद माइनस करने का, लास्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड कर देने का, बैलेंस शीट में जैसा दिया था इस समय 8%, 9%, 10% समथिंग इस टाइप का दिया रहेगा, तो भाई कैलकुलेशन करने का जो आंसर आए अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, या फिर एफएमपी आप बोल दो उसको, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, एफएमपी डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल आने का, कैपिटल आएगा मतलब टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं भाई, टोटल अमाउंट आएगा इनटू 100। ये परसेंटेज फॉर्म में बेसिकली होता है कि भाई मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, कितना परसेंटेज कमा रहा हूं रेट ऑफ रिटर्न, भाई तो प्रॉफिट ये जो आया एफएमपी डिवाइड बाई कितना पैसा लगाने के बाद, भाई 2,70,000 का प्रॉफिट एवरेज कमा रहा हूं 6 लाख रुपया लगाने के बाद, तो कितना परसेंट कमा रहा हूं 45%। बट कंपनी ये बता रही भाई कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। जब आपका 15% है तो आपने रेट कितना रखा है बच्चा 10, तो लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना 45, 3 गुना है, तो भाई ये पेड अप भी तो 3 गुना हो जाएगा।
सीधा ये लॉजिक है मैथ्स का, बट आप फॉर्मेट बेस पे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, फॉर्मूला याद कर लेना। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी आसान लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।